बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं F4 वीज़ा को डिस्कस करूंगा। काइंडली वीडियो को एक फुल वॉच दे दें क्योंकि मुझे एक हफ़्ता लग जाता है ऐसी वीडियोस को कंपाइल करने में, इसको एडिट करने में, सारे नोट्स बनाने में और आप तक बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ पहुंचाने में। अच्छा, आपको मालूम है कि दो तरह के फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन वीज़ा होते हैं। एक होता है इमीडिएट रिलेटिव्स का और ये क्लोज रिलेशनशिप होते हैं फैमिली के साथ, स्पाउस, चाइल्ड और पेरेंट्स, और उनके वीज़ा जो होते हैं वो नॉन लिमिटेड होते हैं। और दूसरा होता है फैमिली प्रेफरेंस वीज़ा। ये जो होता है वो स्पेसिफिक होता है फैमिली रिलेशनशिप का यूएस सिटीज़न और एलपीआरस के साथ, और इनके जो वीज़ा जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब यहाँ पे हमें बेसिक ये समझना है कि जो यूएस सिटीजन्स हैं और जो एलपीआरस हैं, दोनों कौन कौन से वीज़ाज अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हम डिफरेंस देखेंगे तो यूएस सिटीज़न जो हैं वो स्पाउस के लिए, किड्स के लिए, मैरिड और अनमैरिड, पेरेंट्स, सिबलिंग, फियांसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एलपीआर जो होते हैं वो अपने स्पाउस और अपने किड्स के लिए जो कि अनमैरिड है और अंडर 21 है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फैमिली प्रेफरेंस वीज़ा में आपको मालूम है कि जो वीज़ाज आते हैं वो F1, F2A, F2B, F3 और F4। आज हम F4 के मुतालिक बात करेंगे जो कि फैमिली प्रेफरेंस की सबसे लास्ट यानी चौथी कैटेगरी है। और ये वीज़ा जो है वो यूएस सिटीजन्स जो होते हैं उनको इजाज़त है अपने बहन भाइयों को अमेरिका अपने पास बुला सकें, इवन वो उनके बीवी बच्चों को भी जो 21 साल से कम उम्र हैं और गैर शादीशुदा हैं उनको भी अपने पास बुला सकें। इनका सालाना जो है वो 65,000 वीज़ा मुख्तस किया जाता है और हर मुल्क के लिए फिर उसकी अलग-अलग डिवीजन जो है वो हो जाती है। अब F4 वीज़ा के लिए कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं? वो लोग जिनके बहन भाई जो हैं वो यूएस में रहते हैं और वो वहाँ के शहरी हैं और उनके पास वहाँ का एक सही वैलिड एड्रेस मौजूद है उस मुल्क का, और जो ये सबूत दे सकें कि हाँ भाई वो वाकई हमारे बहन भाई हैं, आइदर बर्थ सर्टिफिकेट या FRC जो निकलता है नादरा से, वो सबूत के तौर पे दे सकें। और जो आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके बहन भाई, वो अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं और आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं ताकि वो आपको अप्लाई करके आपको बुला सकें। अब स्पॉन्सर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं F4 वीज़ा के लिए? एक तो ये है कि स्पॉन्सर जो है वो यूएस के सही शहरी हो, वो कम से कम 21 साल की उम्र का हो और वो ये साबित कर सके कि मेरे बहन भाई जो हैं वो दूसरे मुल्क में रहते हैं और वो मेरे बहन भाई हैं, आइदर बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए से या फिर अडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से। अब अडॉप्शन क्या है कि कौन कौन से अडॉप्शन के केस में बहन भाई आते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। और जो स्पॉन्सर अप्लाई कर रहा है वो यूएस में रहता हो और उसके पास वहाँ का एक प्रॉपर वैलिड एड्रेस मौजूद हो। अब बहन भाइयों की बात करते हैं तो बहन भाई आपको पता है, एक तो सगे बहन भाई हम जिसको कहते हैं जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, फिर होते हैं अडॉप्टेड सिबलिंग्स, फिर होते हैं स्टेप सिबलिंग्स और फिर होते हैं हाफ सिबलिंग। आपको उनकी सारी डिटेल जो है वो बता देता हूँ कि फुल सिबलिंग्स ज़ाहिर बात है आपके सगे बहन भाई हैं। उसके बाद अडॉप्टेड सिबलिंग्स वो होते हैं जो आपने अडॉप्ट किए हुए होते हैं, और उसके बाद स्टेप सिबलिंग्स वो होते हैं जो आपके सौतेले बहन भाई जिसको आपको कहते हैं, और हाफ सिबलिंग्स जो होते हैं जो एक ही पेरेंट जो होता है जिनका कॉमन होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे ना, जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक ही रहते हैं सारे सिबलिंग्स के लिए, एक तो यही है। ठीक है। मगर जो फ़र्क आता है मेन क्योंकि अडॉप्टेड स्टेप और हाफ सिबलिंग्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ती हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं यहाँ पे आपको पहले क्लियर कर देता हूँ और बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा सारी सिबलिंग्स के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अडॉप्टेड की। तो अडॉप्टेड में आपको एक सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है कि आप ने जो ये सिबलिंग्स जो आपके अडॉप्ट किए गए हैं वो उस वक्त अडॉप्ट किए गए थे जब आप और आपके सिबलिंग्स जो थे अभी 16 साल के भी नहीं हुए, तो उससे पहले के अडॉप्ट किए हुए। स्टेप सिबलिंग्स वो होते हैं उनके लिए जो आपको कॉपी जमा करानी पड़ती है, वो है कि आपके जो माँ बाप हैं उनकी शादी कब हुई उसकी आपको प्रूफ देना होगा, और उसके अलावा ये प्रूफ देना होगा कि पिछली शादियाँ उनकी ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद हम हाफ सिबलिंग्स की बात कर लेते हैं। तो हाफ सिबलिंग्स में आपको ये प्रूफ देना होगा
कि उनका अब जो है वो शादी हो चुकी है और जो पिछली शादियाँ जो हैं वो उनकी टर्मिनेट हो चुकी हैं, वो उनकी ख़त्म हो चुकी हैं। ये वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है जो कि इनके लिए देनी है, बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सेम रहेगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है I-130 फॉर्म जो है वो स्पॉन्सर जो है वो अप्लाई करता है खुद से अपने सिबलिंग्स के लिए। और जब वो अप्लाई करता है तो शुरू में उसको I-797 यानी नोटिस ऑफ एक्शन मिलता है, जो आपको पता है कि CSPH कैलकुलेशन और बहुत सी चीज़ों में काम आता है। उसके बाद जब आपका फर्दर प्रोसेस होता है तो आपको एक प्रायोरिटी डेट मिल जाती है। ये भी अपने जहन में रखना है कि I-130 जो है वो सिर्फ उसने अपने सिबलिंग्स के लिए जमा करानी है। ये नहीं है कि अब सिबलिंग्स के बीवी बच्चे हैं तो उनके लिए अलग-अलग I-130 जमा कराएगा, ऐसा नहीं है। अब I-130 में वो अपने बारे में मालूमात देगा कि उनका रिलेशनशिप क्या है सिबलिंग्स के साथ, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देगा अपने बारे में, अपना पता, अपनी शादी के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी जॉब के बारे में और अपने इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में। उसके अलावा वो अपने बहन भाइयों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, यानी जिसके लिए वो दायर कर रहा है पिटीशन, उनका नाम, उनके कोई भी नाम अगर में तब्दीली आई है या कुछ भी, उनकी इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन के बारे में, उनके घर के पते के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में, उनके सिबलिंग्स के बारे में। यहाँ पर वो जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, अलग-अलग फॉर्म सबमिट नहीं होंगे। और उनकी हिस्ट्री के बारे में कि वो पहले कभी US में आए थे कि नहीं, और इसके अलावा सिबलिंग्स की एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी। और यहाँ पे एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एक तो अपने कॉन्टैक्ट वगैरह की, और इसके अलावा ये कि क्या इससे पहले भी कभी आपने किसी और फॉर्म में किसी को अपने पास बुलाया है अमेरिका या नहीं, ये भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे देनी पड़ती है। फिर आ जाता है फॉर्म एफिडेविट ऑफ सपोर्ट का, जिसमें आप लोगों को ये बताना पड़ता है कि आप अपने सिबलिंग्स को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, जब तक वो यहाँ आते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती तो तब तक आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा अपने एनुअल इनकम का, जो कि तकरीबन 125% हो फेडरल पॉवर्टी गाइडलाइन की, ठीक है। उसके लिए भी आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, हाउ अपना आपका घर कितना बड़ा है, उसके घर के अंदर मेंबर्स कितने हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट किस तरह की है, जॉब किस तरह की है, आप इनकम आपकी कितनी आती है, उसके अलावा आप कितना इनकम टैक्स देते हैं, और उसके अलावा अगर आपको जॉइंट स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है तो आप जॉइंट स्पॉन्सर भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई एसेट्स वगैरह शो करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं कि आपके पास आपका घर है, आपकी गाड़ी है, ये जो भी चीज़ें हैं। मतलब ये कि अगर आप को कुछ भी करना है तो आपको अपनी 125% जो है वो फेडरल पॉवर्टी गाइडलाइन को आपने रीच करना है, ताकि वो आपको कह सकें कि हाँ जी अब आप इस काबिल हैं कि आप वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे उनके लिए। अब फॉर्म DS 260 आपको सबको पता है कि उसके बाद जब आपका आप वेट करते हैं अपने वीज़ा बुलेटिन में अपनी प्रायोरिटी डेट को करंट होने में, जब वो करंट हो जाती है चार्ट B में, तो फिर DS फॉर्म 260 जमा कराना पड़ता है। और ये जो है वो आपको के बेनिफिशरी को, यानी कि जो आपके बहन भाई हैं किसी भी मुल्क में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो उनको यहाँ से DS 260 जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन वो आपको उनको जमा करानी पड़ती है, जिसमें वो अपना नाम बताएंगे, अपना नेक नेम बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, किस प्रोविंस में वो पैदा हुए, कहाँ, और अपना सारा पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, पहले पिछले 16 साल आप कहाँ कहाँ रहते रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, एजुकेशन, स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन, उसके अलावा अपने बीवी बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, अपनी स्पाउस के बारे में कि वो क्या है, वो कितनी एजुकेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे। उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन भी देंगे। और अगेन इंतज़ार करेंगे कि वीज़ा बुलेटिन में चार्ट A में आपका केस जो है वो करंट हो जाए। उसके बाद आपको इंटरव्यू का लेटर आएगा, उसके बाद आपको मेडिकल कराना है। और मेडिकल की अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है वो भी बहुत से लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है कि मेडिकल की अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए। और फिर वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो बेहतर होता है कि आप अगर जल्दी करके ले जाएं, साथ ही करके ले जाएं, तो वहाँ पे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो सारी जो है मैं एक वीडियो बना के अपलोड जल्द से जल्द करने वाला हूँ।
तो वो भी आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसलिए फिर इंटरव्यू की बारी आती है, इंटरव्यू में कौन सी डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी है और इंटरव्यू के किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में एक अलग वीडियो हो जाए तो बेहतर है। इतनी लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करेगा ये वाली। और उसके अलावा जो है फिर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से। तो फिर इसी तरह वीज़ा पे स्टैंप लगती है और आपको अपनी सारी चीज़ें लेके खैर खैरियत से फ़ीस जमा करा के जाना होता है। फ़ीस कितनी होती है इस सारे प्रोसेस में? तो फ़ीस जो होती है वो I-130 की $535 होती है। I-864 की तो कोई फ़ीस नहीं होती, मगर बायोमेट्रिक करवाने के लिए $85 हो सकते हैं। DS-260 का 220 जो होता है, मगर वो पर पर्सन होता है। और USCIS की जब आपका वीज़ा लग जाता है तो उसकी आपको फ़ीस जमा करानी होती है। मेडिकल आपको कराना है, वो कितनी फ़ीस लगेगी वो आपको पता है। और इसके अलावा ये है कि प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, तो मैं आपको बताऊँ कि सारे प्रोसेस में जो है वो बेतहाशा वक़्त लग सकता है। 15 साल से 22 साल तक भी लग सकते हैं और इससे थोड़ा कम भी लग सकता है, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से केसेस बहुत पेंडिंग थे, तो हो सकता है अमूमन ये कहा जाता है कि 10 साल, मगर 10 साल बहुत रेयर केसेस होते हैं जो आपको देखने में मिलता है। बिल्कुल चांस नहीं होता, इससे ज़्यादा ही लगते हैं। यानी आप 15 तो अपने ज़हन में रखेंगे ही रखेंगे कि इतना अरसा लग जाएगा। और अगर इस दौरान आपके बच्चे 21 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए और CSP एज में नहीं आए तो वो आपके साथ नहीं जा सकते। बाकी स्टेप्स को मैं अगले वीडियो में आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय खुदा हाफिज़।